नमस्कार। इलेक्ट्रोहोपैथी के इस विशेष कार्यक्रम में आप सबका स्वागत। मैं बस्ती से डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव एक बार फिर आपके बीच। आज मैं दो छोटे छोटे रोग लेकर के आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। छोटे शब्द का इस्तेमाल मैंने इसलिए किया है कि बहुत संक्षिप्त से इनके लक्षण हैं, लेकिन रोग अपने आप में गंभीर हैं। इससे पहले कि मैं इन रोगों की चर्चा करूं, मैं दो बातें आपसे और कहना चाहूँगा। पहली बात, मैंने आप सबके सहयोग से अपने डेस्कटॉप के पूरे सिस्टम को मंगा लिया है, लेकिन अभी उसमें डेटा और वाईफाई के कनेक्शन की मुझे ज़रूरत है, जिसके मैं 1-2 दिन में पूरा कर लूँगा और फिर मैं उस सिस्टम से आपसे मिलने का प्रयास करूँगा। अभी फ़िलहाल हमारे नए सिस्टम पर आपसे मिलने के लिए हमें अभी 3 से 4 दिन का समय लग सकता है, चूँकि अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा सक्रिय नहीं है और लॉकडाउन के इस कोरोना पीरियड में बहुत ही कम सामान दुकानों में उपलब्ध हैं। फिर भी मैं प्रयासरत हूं कि 1-2 दिन में मेरा सिस्टम पूरा तैयार हो जाए और मैं आपसे अच्छी तरीके से वार्ता कर सकूं। दूसरी बात मुझे ये कहनी है कि जब मैं आपको प्री नोटिस क्लास की देता हूं, तो प्री नोटिस पर आप हमको क्लास के समय उसके 10-15 मिनट पहले फ़ोन ना किया करें। कोशिश करें कि वो 10-15 मिनट का समय मैं मेंटली अपने आप को प्रिपेयर करता हूँ आपके पास आने के लिए। मेरी ज़िंदगी, जैसा कि आप जानते हैं, मैं आप सबसे पहले ही बता चुका हूँ कि मैं सुबह इस समय जो मेरी रूटीन है वो आप लोगों के अनुरोध पर जो किताब चल रही है लिखने की, वो मैं सुबह 4 बजे से लेकर के सुबह 7 बजे तक किताब लिख रहा हूँ। और 7 बजे के बाद मेरे पास 1 घंटे का समय होता है, जिसमें मैं अपने आप को स्नान ध्यान पूजा आदि करने के बाद मैं 8:30 बजे अपनी ड्यूटी पर पहुँच जाता हूँ। और उस ड्यूटी से 2 बजे के बाद फिर मैं अपने डिस्पेंसरी के लिए रवाना होता हूँ। फिर मेरा समय डिस्पेंसरी के लिए होता है और रात में 8 बजे तक होता है, यानी 3 से 8 मेरा समय डिस्पेंसरी के लिए है, पेशेंट देखने के लिए। 8 बजे रात में मैं फिर वापस लौटता हूँ। फिर घरेलू जानकारियों के बाद, भोजन आदि के बाद फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके बीच आऊँ। तो मेरी इस व्यस्त ज़िंदगी में आपसे बातचीत करने के लिए मुझे मेंटली प्रिपेयर होना पड़ता है। इसीलिए मैं आपको 10 घंटे 15 घंटे पहले नोटिस दे देता हूं कि मैं रात में 10 बजे आपसे बात करूंगा या 9:30 बजे बात करूंगा। तो हमारे जो पुराने साथी वो तो बहुत समझदार हैं, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन जो हमारे नए साथी हैं, अपनी छोटी छोटी समस्याओं पर फ़ोन की घंटी बजाने लगते हैं, और अगर 5 मिनट मैं लेट हो जाऊँ तो फिर उनकी घंटी दोबारा बजने लगती है। कृपया, आपके उत्साह को देखकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। मेरी आदत के मुताबिक आप समझते हैं कि मैं आपके हर फ़ोन कॉल को अटेंड करने का पूरा प्रयास करता हूं, और पूरे भारत से लोगों की इस बात की मुझे तारीफ़ मिल रही है कि आप किसी का फ़ोन हटाते नहीं हैं, बल्कि आप सबकी कॉल को रिसीव कर लेते हैं। तो कॉल तो मैं रिसीव करता हूं, लेकिन जब आपकी समस्याएं आती हैं या आप उस पर लंबा ब्यौरा देने लगते हैं, तो हम थोड़ा सा अपने आप को इरिटेट में ले जाते हैं, थोड़ा सा हमको झल्लाहट होने लगती है। आप टू दी पॉइंट अगर अपनी बात कर लें और ये कोशिश करें कि हमारे क्लास के 10-15 मिनट पहले आप कोई भी फ़ोन कॉल्स ना करें, और क्लास ख़त्म होने के 15 मिनट बाद भी फ़ोन कॉल्स ना करें, क्योंकि क्लास समाप्त होने के बाद भी मैं थोड़ा सा अपने आप को 15 मिनट फ्रेश महसूस करना चाहता हूँ। ये दोनों अनुरोध मेरे आप मान लें, और कोशिश करें कि मैंने आपके लिए समय निश्चित कर रखा है, 5 बजे से 7 बजे के बीच में आप कोई भी फ़ोन कॉल करिए। हाँ, एक बात और करूँगा कि हमारे कुछ साथी पेशेंट से बात कराने में हिचकते हैं। वो ये सोचते हैं कि अगर पेशेंट से मैंने डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव की बात करा दी तो उनकी इमेज ख़राब होगी। मेरे भाई, अगर आप मुझे अपना बड़ा सहयोगी मानते हैं, साथी मानते हैं, तो हर डॉक्टर अपने सीनियर से कंसल्ट करने के लिए बाध्य होता है जब वो फंसता है। तो रोगी से अगर सीधी बात हमारी कराएंगे तो मैं दवा बहुत आसानी से आपको बता सकूंगा। लिखते हैं या आप रिपोर्ट डालते हैं, मैंने आपसे बार बार कहा मुझे किसी रिपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं। आप जितनी भी रिपोर्टें डालते हैं, ये केवल आप अपनी आत्मसंतुष्टि के लिए डालते हैं, मेरे लिए नहीं डालते। मैं वास्तव में अगर मैं आपको बता दूं कि मैं आपकी डाली गई रिपोर्ट में 1-2 लाइनें भले पढ़ लूं, बाकी मैं उस रिपोर्ट को कोई महत्व नहीं देता। उसका कारण क्या है? कारण मैं फिर स्पष्ट कर दूं, इलेक्ट्रोहोपैथी का चिकित्सक हूं मैं, एलोपैथी का या आयुर्वेद का चिकित्सक नहीं हूं। इलेक्ट्रोहोपैथी में रोग
या उसके बहुत ज़्यादा पैथोलॉजिकल टेस्ट की आवश्यकता नहीं है, रोग के नामों की आवश्यकता नहीं है। हमको रोगी के शिकायत पर अंगों को तलाशने की आवश्यकता है। वर्तमान की मूल शिकायत होती है, अगर आप उसको मोटे मोटे अक्षरों में लिख दें या आप 4 लाइन में बता दें कि रोगी को समस्या क्या आ रही है, तो मैं दवा आपको तुरंत सजेस्ट करता हूं। और जब आप 4 पन्ने, 5 पन्ने, 10 पन्ने की रिपोर्ट भेज देते हैं, एक्सरे रिपोर्ट भेज देते हैं, 10-10 फोटोग्राफ्स डाल देते हैं, तो अब आप बताएं कि मैं, जब रोगी मुझसे बात नहीं करता है, रोगी अपनी कंप्लेंट हमसे दर्ज नहीं करता है, आप रोगी की बात को अपने शब्दों में व्यक्त करते हैं, तो जब मैं आपके शब्दों के अनुसार आपको दवा बताता हूं तो आप कहते हैं सर दवा काम तो की मगर उतना अच्छा काम नहीं की। तो फिर बात वहीं घूम के आती है कि अगर आपको किसी रोगी के बारे में हमसे चर्चा करना तो पहले मेरी रोगी से वीडियो कॉल कराइए या रोगी से मेरी बात कराइए। अगर आपको इसमें शर्म आती है कि आप रोगी से अपनी बात कराने में आप अपनी बेइज्जती महसूस करते हैं, तो मेरा इस वीडियो कॉल के माध्यम से आप सबसे अनुरोध है कि मुझसे कोई भी दवा के बारे में चर्चा आप ना करें। मैंने आपको इतना लेक्चर दे दिया है, आज ये मेरा लेक्चर नंबर 86 चल रहा है। 14 लेक्चर के बाद मैं अपने शतक में पहुंच जाऊंगा 100 लेक्चर पे, और 86 लेक्चर देने के बाद भी अगर आप रोगी को दवा नहीं दे पा रहे हैं तो मैं ये मान के चलूंगा कि आप मेरे कंधे की बैसाखी बन रहे हैं, अभी आप तैरना नहीं सीख पाए हैं। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप नदी में स्वयं उतरें, तैरें, अगर डूबने लगे तो मेरी सहायता लें, नहीं तो आप कम से कम 1 महीना तक तो अपने रोगी के साथ तैरना सीखिए। जब आप तैरेंगे, दवा में हेर फेर करेंगे, दवा के डोज में बदलाव करेंगे, तो निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगा, रोगी को लाभ मिलेगा। और अगर आप हर समस्या पर अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, सीधे डॉक्टर श्रीवास्तव के पास अपनी रिपोर्ट पेश कर देंगे, तो अब आप सोचें कि इतने बड़े भारत में इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के इतने चिकित्सक और लगातार 5 महीनों से मेरे इतने प्रशंसक, अगर सबके फ़ोन कॉल्स और सबके जवाब मैं देना शुरू कर दूं तो फिर मेरे अपने लिए समय कब बचेगा। मैंने आपसे बार बार अनुरोध किया है कि आप मुझसे वही सवाल करें, वही रोगी की समस्या लाएं जिसको आप समझें कि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। रोगी पास से थका मांदा आपके पास आया और आप भी उसमें अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे हैं, तब आप हमको कन्वर्ट कीजिए। अब आप कहते हैं साहब बाल गिर रहा है, बता दीजिए, बाल का रंग भूरा हो रहा है, रंग दवा बता दीजिए, सर मस्से निकल रहे हैं चेहरे पर, बता दीजिए, चेहरे पर तमाम दाने निकल, बता दीजिए। हर छोटी बड़ी समस्या को आप हमारे पास फॉरवर्ड कर रहे हैं। इस पर कितना समय मैं दूंगा? हमारे पास आप गंभीर रोगों की चर्चा के लिए आपका स्वागत है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप मुझसे सलाह न लें, लेकिन सलाह के साथ साथ मैं अनुरोध करूंगा कि आप रोगी से भी मेरी बात कराइए। रोगी से बात कराने पर हम आपसे सीधे मुखातिब होंगे और सीधे आपके हर सवालों को हम बहुत अच्छे तरीके से हल करने में सक्षम होंगे। मैं समझता हूं कि मैं जो कहना चाहता हूं वो आप समझ चुके हैं। एक बार मैंने आपसे मजाक में ये भी कहा था कि प्रति रोगी सवाल पूछने का 100 रुपया मेरे खाते में जमा कीजिए, लेकिन मैंने वो आपसे सिर्फ हंसी की थी। लेकिन मुझे लगता है कि अब आप हर समस्या पर अगर इस तरह मुझसे उलझेंगे तो मुझे अपनी फीस निश्चित रूप से जारी करनी पड़ जाएगी, और जब मैं फीस अधिक लगा दूंगा तब आप मुझसे सवाल पूछना बंद कर देंगे। तब आप ये सोचेंगे डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव को 500 रुपया देने से अच्छा खिलाओ, मैं ही दिमाग लगा लूँ। तो कोशिश कीजिए कि आप अपना दिमाग लगाइए। आप मुझे इस तरह बात ना करें कि मैं अपनी प्रिस्क्रिप्शन की फीस आपसे निर्धारित कर दूं या परामर्श की सलाह निर्धारित कर दूं, फिर आप हमसे भागने लगें, या आप फिर ये कहने लगें कि डॉक्टर अनिल श्रीवास्तव ने तो अब बिजनेस करना शुरू कर दिया। मैं बिजनेस नहीं करना चाहता, मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से कमाना नहीं चाहता, लेकिन आपको सिखाने के लिए मुझे कहीं ना कहीं कड़े अनुशासन या कड़े नियम, जैसे ऑफिस को चलाने के लिए या किसी जिले को चलाने के लिए या किसी प्रशासनिक अधिकारी को अपना रूल रेगुलेशन लागू करने के लिए कड़े नियम बनाने पड़ते हैं। तो जब मैं आपसे कह दूंगा कि आप जिस रोगी से मेरी बात कराएंगे उस रोगी का पहले आप हमारे खाते में 500 रुपया जमा कीजिए, तब आप रोगी से हमारी बात नहीं कराएंगे, फिर आप रोगी से लड़ना शुरू करेंगे। तो कोशिश कीजिए कि आप रोगी से लड़िए, उसके स्वयं दिमाग लगाइए और उसको दवा लिखिए। जब ये आपको लगे कि आपने 1 आध महीना दवा कर लिया, अब आपको लाभ नहीं दिखाई पड़ रहा है और रोगी बार बार आपसे कंप्लेंट कर रहा है, तो आप मेरी मदद ले सकते हैं। लेकिन रोगी के पहुंचते ही आप मेरी मदद नहीं लीजिए, मैं अब इस तरह की मदद आपको देने के लिए तैयार नहीं हूं। अब आइए हम बात करते हैं आज के क्लास पर। आज कई साथियों ने हमसे अनुरोध किया था कॉन्स्टिपेशन पर चर्चा की जाए। वैसे तो मैंने आपसे पहले कहा कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में रोग नाम की परिभाषा सिर्फ इतनी है कि एनी परसिस्टेंस चेंज इन द लिम्फ और ब्लड दैट इज कॉल्ड डिजीज। और जिन अंग्रेजी नामों की चर्चा आप करते हैं शॉर्ट में कर देते हैं। अभी एक सज्जन कह रहे थे अभी इस वीडियो के स्टार्ट होने पहले, सर जरा अमेरिकन पेन पर जरा चर्चा कर दीजिए।
अब मेरी समझ में ये नहीं आता है कि आप लोग अंग्रेजी नामों को कह करके क्या ये साबित करना चाहते हैं कि आपको अंग्रेजी नाम आते हैं, और क्या ये साबित करना चाहते हैं कि डॉक्टर श्रीवास्तव इन नामों से घबराते हैं? ना नामों से घबराता हूं, ना मैं आपको सलाह देता हूं आप इन नामों को याद करें। मैं तो ये सलाह देता हूं कि रोगी की शिकायत पर आप अंगों को तलाशने का प्रयास शुरू करें। आप अंग्रेजी नामों के रोगों के बारे में मत जानिए, आप रोगी की शिकायत जानिए। देखिए, एलोपैथी का डॉक्टर इसलिए जाना जाता है कि उसके पास रोग की परिभाषा है, रोग के विभिन्न प्रकार के उसके पास ऑब्जर्वेशन है, और वो एक नाम से उस रोग को पहचानता है और अपने साथियों में चर्चा करता है इस रोगी को ये डिजीज हो गई है। होम्योपैथी का डॉक्टर अपने साथियों के बीच में इसलिए जाना जाता है कि वो रोगी के लक्षणों पर चर्चा करता है। आयुर्वेद का डॉक्टर इसलिए जाना जाता है कि वो पित्त कफ और वात के द्वारा जाना जाता है। यूनानी में जो हकीम लोग होते हैं वो नाड़ी और पल्स में देख करके अपनी पहचान बनाते हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चिकित्सक होने के नाते समाज में आपकी परिभाषा होनी चाहिए अंगों वाला डॉक्टर। आप मेरी बात समझ रहे हैं? वी आर द ऑर्गन्स डॉक्टर्स हम कह सकते हैं, और ऑर्गन्स फिजिशियन अपने आप को हम साबित कर सकते हैं कि हम ऑर्गन वाइज दवा देते हैं। भाई हमारे पास रोग हम नहीं जानते, हम कुछ नहीं जानते, ना हम फीवर जानते हैं, हम ना फीवर जानते हैं, हम ना मलेरिया जानते हैं, हम ना एस्थाइटिस जानते हैं। हम आप कह दिए मैं रोग नहीं जानता, आप हमसे रोग की चर्चा मत कीजिए, आप अपनी शिकायत बताइए, और शिकायत को सुनते सुनते आपके दिमाग में अंगों को दौड़ाना शुरू कीजिए जहाँ पे उसकी शिकायत जाके टकरा रही है। यानी आप मैदान में हॉकी स्टिक लेके उतरे हैं, गेंद आपके चारों ओर नाच रही है और निशाना आपका गोल पोस्ट होना चाहिए। जब आप इस तरीके से दिमाग लगाएंगे तो निश्चित रूप से आप गोल करेंगे और जीतेंगे और विजयी होंगे। अब आइए कॉन्स्टिपेशन की बात हम करते हैं। कॉन्स्टिपेशन यानी मल का त्याग न होना। आमतौर से आज का किया गया भोजन अगर 48 घंटे तक शरीर से बाहर नहीं निकलता है तो हम उसे कॉन्स्टिपेशन कहते हैं, यानी मल का अवरुद्ध हो जाना। हमारी बड़ी आंत में जो हमारे भोज्य पदार्थों के पचने के बाद जो अवशेष पदार्थ रह जाता है वो मल बन जाता है, और मल को शरीर से स्वतः निकालने के लिए प्रकृति ने हमारे बड़ी आंत में, लार्ज इंटेस्टाइन में कंस्ट्रक्शन एंड डिस्ट्रक्शन का एक सिस्टम बना रखा है। जब मल पदार्थ बड़ी आंत में भरने लगता है तो हमारी आंतों में स्वतः तंत्रिकाओं के द्वारा उनमें संकुचन और ऐंठन शुरू होती है, जिससे वहाँ पर प्रेशर बनता है। प्रेशर बनता है तो मल पदार्थों के हिलने डुलने से वहाँ पर गैस बनती है, और गैस बनने से हमको दर्द या मरोड़ उत्पन्न होती है, जिससे हमको महसूस होता है कि हमको अब मल पदार्थ को त्यागने के लिए जाना चाहिए, टॉयलेट का प्रयोग करना चाहिए। कभी कभार क्या होता है कि हमारे कई साथी रोगियों को जुलाब की सलाह दे देते हैं। जुलाब अगर बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हो गया है, 15 दिन 20 दिन तक निकलने में प्रॉब्लम हो रही है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, प्रेशर पड़ रहा है लेकिन नहीं निकल रहा है, तो ऐसे में तो एक आध बार हम ये कह सकते हैं कि कोई डॉक्टर जुलाब की सलाह दे दे या सलाह दे दे, लेकिन बार बार जुलाब लेना भी हमारे बड़ी आंत में पेशन का कारण बनता है। कारण क्या होता है कि जैसे हमने एक बार पेट को खाली कर दिया, अब पेट को खाली करने के बाद बड़ी आंत तक जाएगा, तब तक उसके इंटेस्टाइन की जो दीवार है, म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, उसमें नर्व फाइबर्स लगी हुई हैं, उनमें स्वतः संकुचन होगी। जब उनमें मल पदार्थ आएगा वो स्ट्रेस करेंगी, फैलेंगी चारों ओर, शुरू होगा, उनमें नर्व में तंत्रिकाओं में संवेदनाएं आएंगी, जिससे हमको ये लगेगा कि हमारे पेट में मरोड़ हो रहा है, बन रहा, हमको जाना है। अब कॉन्स्टिपेशन हमने कॉन्स्टिपेशन की डिफिनीशन आपको बता दी, कॉन्स्टिपेशन है। अब ये क्यों होता है, क्यों पर चर्चा अगर हम करते हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि पहली चीज तो आपको मानसिक रूप से शौच क्रिया के लिए तैयार होना चाहिए। आमतौर से आदमी आज के भाग दौड़ की जिंदगी में दिमाग में 75 उलझने रख करके वो टॉयलेट में जाता है और 1 मिनट 1.5 मिनट का समय भी नहीं बीतता है कि उसको लगता है जल्दी से हम फ्रेश हो जाए। हमारे बहुत से साथी आज लाइन पर हैं, लेकिन नाम मैं सबके इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ की प्रॉब्लम
ये लगातार, और मैं चाहता हूं कि जल्दी मैं इस क्लास को समाप्त। तो मानसिक रूप से आपको शौच क्रिया के लिए अपने आप को तैयार करके टॉयलेट के अंदर प्रवेश करना चाहिए। पानी की मात्रा आपके शरीर में अधिक से अधिक होनी चाहिए, पानी आपको अधिक पीना चाहिए और ऐसे पेय पदार्थ लेना चाहिए जिससे आपको पसीना कम से कम बनता हो, पेशाब आपकी ठीक से हो रही हो और पानी की मात्रा आपके जा कर के बड़ी आंत पर प्रेशर देता रहे। हमको तली भुनी चीज़ें, ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि वो आंत में जा कर के एक लेयर बना लेती हैं और लेयर फिर बाद में जमती चली जाती है और जमने के बाद एक लेयर इंटेस्टाइन में एक लेयर बन जाती है। तो हमारी बड़ी आंत में जा कर के बड़ी आंत फिर सिकुड़ने लगती है, अंदर से मल पदार्थ उसमें जम जाते हैं और अंदर की जो गैपिंग होती है वो कम होती जाती है, जिससे प्रेशर बढ़ जाता है और हमको कॉन्स्टिपेशन ज़्यादा हो जाता है। खान पान में हम रेशेदार साग सब्जियाँ लें, हरी साग सब्जियों का प्रयोग करें, सलाद का प्रयोग करें, मोटे अनाज का प्रयोग करें, छिलकेदार अनाज का प्रयोग करें, आटे को चालें नहीं, बहुत चिकने आटे की रोटी ना खाएं। ये सब हमको सावधानियां बरतनी पड़ेंगी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में औषधियों के रूप में हम यस्टन और यल3 ये हमको भोजन के तुरंत बाद लेना है, और यसलास ये गुनगुने पानी से सोते समय लेना है। यल3 और यस्टन ये हमको 40-40 बूंद और यसलास भी 40 बूंद लेना है, लेकिन यस्टन और यल3 ये भोजन के तुरंत बाद और सलास हमको लेना है रात में सोते समय। दूसरी दवा हमको लेनी पड़ेगी यस1 और C2। यस1 और C2 ये हम लेंगे भोजन के आधे घंटे बाद और सोने से पहले। ये दोनों दवाएं आप रोगी को कम से कम सुबह शाम 2 बार आप भोजन के बाद दीजिए, और रोगी को कहिए कि वो मानसिक तौर पर अपने आप को स्वस्थ रखे। कॉन्स्टिपेशन के बारे में अगर वो सोचेगा तो उससे कॉन्स्टिपेशन और बढ़ेगा। जब मानसिक तनाव रहता है कॉन्स्टिपेशन बढ़ता है, और कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा रोग है जिससे अनेक रोग जन्म लेते हैं। कॉन्स्टिपेशन होगा तो आपके पेट में गैस बनेगी, मल पदार्थों में प्रभाव बढ़ जाएगा जिससे गैस बनेगी, दुर्गंधदार गैसें निकलेंगी, खट्टी डकारें आएंगी, मुंह से बदबू आएगी, मुंह में आपका स्वाद नहीं मिलेगा, मुंह के आसपास आपकी लाल बनेगी। फिर उसके बाद गैस आपकी प्रेशर डालेगा, हाई ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, ब्लड प्रेशर से फिर आपका सरदर्द बढ़ेगा, सरदर्द से आपको नींद नहीं आएगी। अनेक लक्षण फिर कॉन्स्टिपेशन से हो जाएंगे। कॉन्स्टिपेशन उन रोगियों को भी ज़्यादा देखा गया जो अन्य चिकित्सा दवाएं बड़ी लंबी अवधि तक कर लिए हैं और उनके एंटीबायोटिक जाकर के हमारे आहार नाल में जो पाचन क्रिया में सहयोग करने वाले बैक्टीरिया हैं या हमारे जो पाचन क्रिया में सहयोग करने वाले उस पर उनका दुष्प्रभाव हो जाता है, जिससे कॉन्स्टिपेशन बढ़ जाता है। आमतौर से कॉन्स्टिपेशन हम उसी को मान लेते हैं कि आज का किया हुआ भोजन अगर 48 घंटे के बाद भी शरीर से बाहर नहीं जाता तो उसे हम कॉन्स्टिपेशन की संज्ञा देते हैं। और कॉन्स्टिपेशन को दूर करने के लिए हमको यल3, यस्टन, यस1 और C1 की ज़रूरत है हमारे बड़ी आहार नाल को, बड़ी को या लार्ज इंटेस्टाइन को। और ये दवा देकर के आप अपने रोगियों के साथ, आपका क्रॉनिक हो चुका है तो आपको आरई भी लगाना पड़ेगा। यस्टन और यल3 के साथ आपको आरई भी देना पड़ेगा, कम से कम 30 बूंद लगातार 5-6 दिन आप आरई दे दीजिए तो बिल्कुल पेट साफ हो जाएगा, आपको फ्रेशनेस महसूस होगी और रोगी आपका हंसता नजर आएगा। तो और दूसरे रोग की करूंगा चूंकि समय ज़्यादा हो गया और एक निश्चित समय में हमारे डॉक्टर अनूप बर्नवाल जी को इसको लोड करना रहता है। मैं उनका बहुत आभारी हूं कि आपके पास लगातार यूट्यूब पर वीडियो आ रहे हैं। तो अभी जब तक मेरा सिस्टम तैयार नहीं होता है 3-4 दिन, तो अभी मैं आपसे इसी क्रम में बात करूंगा। कल मैं अपने ड्यूटी से अवकाश पर हूं तो दिन में मैं आपसे 11 फिर मैं एक क्लास लूँगा, क्लास नंबर 87 हमारा कल दिन में 11 बजे होगा। तो 11 बजे आप फिर तैयार रहिएगा। कल तक के लिए अब आपसे विदा चाहेंगे। आप सबके नाम, बहुत साथी हमारे साथ